गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल फिफ्थ सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर 10 कृषि क्रांति, और 10 का शेष भाग हम इस वीडियो में करेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा इंग्लैंड और यूरोप के दूसरे देशों में कृषि क्रांति, और कृषि क्रांति का अंत में कृषि क्रांति के क्या प्रभाव पड़े। तो इंग्लैंड के लिए सबसे पहले कृषि क्रांति इंग्लैंड में कृषि क्रांति शुरू हुई, और उसके उत्तरदायी कारण रहे कि वहाँ पर कृषि सुधारों के लिए 16वीं शताब्दी में ही प्रयास शुरू हो गए थे। विज्ञान के विकास एवं नवीन कृषि ज्ञान के प्रसार ने कृषि क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बड़े व्यापारियों तथा जागरूक भूस्वामियों ने बाड़बंदी को अपनाकर अपने एस्टेट या फर्मों पर इस ज्ञान का व्यवहार में प्रयोग किया। कृषि उपज बढ़ाने के लिए इन फार्मों पर नए फसल चक्र को अपनाया गया, और साथ ही पशुओं की नस्ल सुधारने पर भी बल दिया गया। तो इंग्लैंड में कृषि क्रांति की जो शुरुआत होती है उसके कई प्रकार हैं। तो पहला कारण यही रहा कि नई जड़ वाली फसलों की काश्त, सर रॉबर्ट वेस्टन का योगदान। इंग्लैंड में कृषि क्रांति से जुड़े प्रयोगों की शुरुआत सर्वप्रथम पूर्वी एंजीलिया क्षेत्र में हुई, जहाँ की मिट्टी हल्की तथा रेतीली थी। 17वीं शताब्दी में पूर्वी एंजीलिया के प्लेडरवासी रॉबर्ट वेस्टन ने नवीन कृषि के लिए अग्रगण्य भूमिका निभाई। वह न्यूटन से भी महान हितकारी था। उसने इस बात पर जोर दिया कि सर्दियों में सलगम तथा तीन पत्ती घास जैसी जड़ वाली फसलें उगाई जाएं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ सके। उसने अब ये फ़ायदा था कि अब मिट्टी को उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए खाली छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। इंग्लैंड में इससे पहले भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए 33% भूमि को खाली छोड़ा जाता था, और इससे होता था सर्दियों में चारे की कमी हो जाती थी और पशुओं को मार देते थे। अब न भूमि खाली छोड़नी थी, न पशुओं को मारा जाना था, बल्कि पशु जीवित रहने से उनसे और अधिक अतिरिक्त गोबर मिला, जो खेत में डाल करके उसे और अधिक उपजाऊ बनाया गया। दूसरी था जैथरो टूल की ड्रिल मशीन। जैथरो टूल जो कि 1674 से 1741 के बीच में उनका जीवन रहा, वो अकेला सबसे बड़ा महान समाज सुधारक था कृषि के क्षेत्र में। वो एक बड़ा भूस्वामी था जिसके पास हाउबरी, ऑक्सफोर्ड शायर था, शलवार्न, बर्कशायर में कृषि फार्म थे। जैथरो टूल ने स्वच्छ खेती, गहरी जुताई और बीजों के सही प्रयोग पर जोर दिया। वह वर्कशायर में खेती करवाने लगा था। यहाँ उसने कृषक मजदूरों तथा पड़ोसियों के विरोध के बावजूद खेती के पुराने तरीकों को तिलांजलि देकर के नए तरीके अपनाए। उसने कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिए बीजों को खुले में बिखेरने की प्रणाली के स्थान पर जमीन में दबाने पर बल दिया। उसने इस कार्य के लिए उसने ड्रिल नामक एक मशीन का आविष्कार किया 1701 में। यह मशीन सीधी नालियां बनाती थी, बीजों को सही स्थान पर डालती थी तथा उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिट्टी से ढांप देती थी। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती थी। साथ ही भूमि का उचित प्रयोग व पौधों की जड़ों को उचित मात्रा में हवा पानी मिलता था, और इससे फसलों के बीच में से खरपतवार को उखाड़ने के लिए भी आसानी होती थी। उसने अपने कृषि फार्मों पर इन नई मशीनों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। उसने बिना खाद प्रयोग के अपने फार्म पर लगातार 13 बार गेहूं की फसल प्राप्त की। टूल को यद्यपि कृषि विज्ञान का सैद्धांतिक ज्ञान नहीं था, उसके प्रयोगों तथा अनुभवों ने लोगों को काफ़ी लाभ पहुँचाया। तीसरा, नवीन फसल चक्र, टाउनशेंड की भूमिका। टाउनशेंड ने अपने फार्म पर टूल की ड्रिल तथा हॉर्स होइंग यंत्र का प्रयोग किया। उसने जमीन को उपजाऊ बनाने के हॉलैंड के तरीकों को अपनाया। उसका महत्वपूर्ण कार्य शलगम की पैदावार तथा नवीन फसल चक्र यानी 4 सूत्रीय फसल चक्र को प्रसिद्ध बनाना था। उसने टाउनशेंड शलगम की खेती में इतनी रुचि लेने लगा कि उसे लोग टर्निप टाउनशेंड कहने लगे। उसने भूमि पर बदल कर फसल उगाने संबंधी प्रयोग किए था। ये पाया कि खेतों में सर्वप्रथम गेहूँ, दूसरी बार शलगम, तीसरी फसल जौ और चौथी यदि त्रिपति घास उगाई जाए तो उसे भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है।
इस फसल चक्र में प्रति 3 वर्ष बाद खेत को खाली छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी और इस फसल चक्र से खाद्यान्न तथा पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा भी मिलने लगा और यह कृषि प्रणाली नारपोग में काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हुई। अब पशुओं को सर्दियों में मारा जाना बंद हुआ, बल्कि बड़े पैमाने पर भेड़ों का पालन भी शुरू हुआ, क्योंकि भेड़ें जड़ वाली फसलों से अपना पेट भरती थी तथा जमीन को खाद से उपजाऊ बनाती थी, जिससे जौ तथा गेहूँ की अच्छी फसल होने लगी थी। पशुओं की नई नस्लों का विकास हुआ। कृषि क्रांति से चारे में वृद्धि होने के कारण बड़ी मात्रा में पशुपालन भी संभव हुआ। पशुओं की नस्ल सुधार में लिसेस्टर निवासी रॉबर्ट बैकवेल ने अग्रणी तथा सराहनीय कार्यक्रम किया। उसने अपने पिता के 440 एकड़ फार्म पर भेड़, घोड़े, गाय आदि पशुओं की नस्ल सुधारने का प्रयोग किए। अपने प्रयोगों द्वारा बैकवेल ने दर्शाया कि यदि सही ढंग से संकरण किया जाए तो ऐच्छिक गुणों वाले जानवरों को उत्पन्न किया जा सकता है। उसने न्यूलीसेस्टर नामक भेड़ की नई नस्ल का विकास किया, जिनका वजन 60 पाउंड यानी पहले भेड़ों का वजन 21 पाउंड तक होता था, और उसने घोड़े की नस्ल में सुधार भी किए। तीसरा, बाड़बंदी, आर्थर यंग का योगदान। आर्थर यंग, जो नवीन कृषि के पैगंबर के नाम से भी विख्यात हैं, आर्थर यंग्स ने इस संबंध में सबसे अधिक कार्य किया। यंग ने नवीन कृषि पर अनेक पुस्तकें तथा कृषि पत्रिका, एनल्स और एग्रीकल्चर का संपादन नहीं किया, बल्कि कृषि बोर्ड के सचिव के रूप में भी कार्य किया। उसने भूमि की बाड़बंदी का विचार उसने दिया। बाड़बंदी के तहत खुले खेतों, शामलात, जमीन, चरागाह, मैदान, बेकार भूमि को एक यूनिट बना करके जमीन के हकदारों में बांट दी जाती थी। बिखरे खेतों की चकबंदी की जाती थी तब भूमि पर सामूहिक अधिकार समाप्त कर जमींदार या कृषक को बाड़बंदी करने की इजाज़त दी जाती थी। इसमें 2 प्रकार से भूमि की चकबंदी व बाड़बंदी हुई। प्रथम, आपसी बातचीत से गांव के जमींदार व किसान मिलकर तय कर लेते थे तथा सामूहिक अधिकारी का दावा छोड़ते हुए भूमि को पुनर्वितरित कर लेते थे। एक अनुमान के अनुसार इस तरीके से लगभग 80 लाख एकड़ जमीन की चकबंदी व बाड़बंदी हुई। दूसरा, जहां पर आपसी सहमति का तरीका सफल नहीं हुआ तो जमींदारों ने ब्रिटिश संसद से बाड़बंदी के लिए प्रार्थना पत्र दिए और जमींदारों की समर्थक संसद ने 1760 से 1840 ईस्वी के मध्य लगभग 4000 बाड़बंदी अधिनियम पास किए। इससे छोटे किसानों का अधिक नुकसान हुआ, क्योंकि उन्हें ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। आर्थर यंग्स ने यह भी लिखा कि 20 में से 19 बाड़बंदी अधिनियमों ने गरीबों को नुकसान पहुंचाया। 1830 तक हमारे लिए जान लेना जरूरी है कि 1830 ईस्वी तक इंग्लैंड में लगभग सारी भूमि की बाड़बंदी हो चुकी थी, अर्थात जमींदारों ने घेरा बना करके या कटीले पेड़ पौधे उगाकर या खाई खोदकर अपने खेतों को एक स्थान पर बाड़बंद कर लिया था। इससे अधिक भूमि पर कृषि होने लगी थी। बंजर व दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाया। अब एक अनुमान के अनुसार 1688 में 10 मिलियन एकड़ यानी समस्त क्षेत्रफल का 25% भाग ऐसा था जहाँ पर खेती नहीं होती थी। इस बेकार पड़ी जमीन को काश्त योग्य बनाने के प्रयत्न किए गए। उनमें पूंजी का निवेश कर अच्छी नालियाँ, सिंचाई की सुविधाएं जुटाई गई तथा खेती के नए औजारों का प्रयोग किया। हॉलैंड के तरीके अपना करके दलदली जमीन को कृषि योग्य बनाया गया। दलदली जमीन से पानी की उचित निकासी का प्रबंध किया गया तथा साथ ही चूना मिट्टी डालकर उसे कृषि योग्य बनाया गया और इसी प्रकार बाड़बंदी से भूमि पर सामूहिक अधिकार समाप्त हो गए थे। बड़े कृषि फार्मों की स्थापना। नवीन कृषि प्रणाली को लागू करने से लोगों को उन्हें अपनाने में प्रेरणा देने में कृषि फार्मों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बाड़बंदी को 1870 के दशक में बाड़बंदी के समाप्त होने तक इंग्लैंड की कुल कृषि योग्य जमीन का आधा हिस्सा महज 2500 भूस्वामियों के पास सिमट कर रह गया था। खेती में पूंजीवादी प्रणाली शुरू हो चुकी थी। इस प्रणाली के चलते इंग्लैंड के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामियों ने बड़े बड़े कृषि फार्म स्थापित कर लिए। इन फार्मों पर नई फसलों, नकदी फसलों तथा बदल बदल कर फसलों को उगाया जाने लगा। नए कृषि यंत्रों, अच्छे खाद, बीज आदि का प्रयोग किया जाने लगा और कृषि उत्पादन बढ़ाया गया था। अब कृषि के लिए अनुसंधान होने लगे
और नई नई खोजें हुई। जैसे राथ मस्टेड के कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने 1840 के दशक में यह खोज की कि पौधों में मूलतः 4 अवयव होते हैं: फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन और पानी। अब कृषकों को ये बता सकते थे खेत में किन अवयवों की कमी को दूर करने से पैदावार में वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही रासायनिक खादों का प्रयोग भी अब शुरू हो गया था। अन्य देशों में भी कृषि क्रांति आई। इंग्लैंड के बाद फ्रांस में कृषि क्रांति आई। फ्रांस में खेत पहले छोटे बिखरे हुए थे, वहाँ बाड़बंदी अधिक प्रभावित नहीं हुई थी और 19वीं सदी में जाकर फ्रांस में कृषि का आधुनिकीकरण हुआ। यहाँ उन्नत कृषि के नए यंत्रों, उन्नत बीजों और रासायनिक खादों का प्रयोग हुआ। परिणामस्वरूप फ्रांस में प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके बाद जर्मनी भी कई राज्यों में बटा हुआ था। यहाँ कृषि दासता का प्रचलन था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ राज्यों ने कृषि सुधार संबंधी आदेश जारी किए। नेपोलियन ने जिन जर्मन राज्यों पर अधिकार किया, वहाँ पर कृषक दासता को समाप्त कर दिया गया था। जर्मनी के एकीकरण से भी कृषि सुधारों को बल मिला था। वहाँ धीरे धीरे बाड़बंदी को बढ़ावा मिला, चरागाहों को समाप्त किया, साझी भूमि को किसानों में बांटा और बंजर व दलदली भूमि को कृषि के योग्य बनाया। इसके बाद हॉलैंड में भी सामंती अधिकारों को 1804 में समाप्त किया। इससे किसान भूमि के स्वामी बन गए, परंतु उनके पास भूमि के टुकड़े छोटे थे, इससे वैज्ञानिक कृषि का विकास नहीं हो पाया था। इंग्लैंड की एक समस्या थी कि वहाँ भूमि रेतीली और दलदली थी। वहाँ के लोगों ने पहले चूने मिट्टी के प्रयोग से दलदली तथा रेतीली जमीन को कृषि के बनाने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर ली थी। हॉलैंड के पशुओं की नस्लों में भी सुधार हुआ, जिसके फलस्वरूप मांस, अंडे, दूध उत्पादों का निर्यात किया जाने लगा। इसके बाद इटली, स्पेन, डेनमार्क, रूस, अमेरिका और जापान में भी कृषि सुधारों में कृषि प्रणाली में परिवर्तन हुआ और कृषि उत्पादन के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए गए और जिससे खेती में पूंजीवादी कृषि प्रणाली की शुरुआत हुई। तो हमारे लिए ये जान लेना जरूरी है कि कृषि क्रांति के क्या प्रभाव पड़े। सबसे पहले कृषि क्रांति का प्रभाव था कि कृषि उत्पादन में वृद्धि थी। इसका लक्ष्य ही कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। नई फसलों की खेती, नवीन फसल चक्र, उन्नत कृषि औजारों, बाड़बंदी, अच्छे बीज, खाद के प्रयोग से प्रति एकड़ भूमि के उत्पादन में वृद्धि हुई। 1830 से अमेरिका में तो उत्पादन लागत भी कम हुई था। कृषि क्रांति से 1830 से 1880 के बीच गेहूं के उत्पादन में 5.5 गुना बढ़ोतरी हुई। सकल जोत क्षेत्र में वृद्धि। कृषि क्रांति से पहले सीमित भूमि पर खेती होती थी, परंतु कृषि क्रांति के कारण जमीन को परती रखने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा, बाड़बंदी से साझी जमीन, चरागाह, गांव की बेकार भूमि पर भी खेती होने लगी। तीसरा, चकबंदी से खेतों की पट्टियों को एक साथ मिला दिया। इससे खेत की मेड़ व रास्तों में जो भूमि बेकार होती थी उसमें भी कमी आई। चौथी, सभी देशों की रेतीली बंजर भूमि तथा दलदली भूमि को भी कृषि योग्य बनाने की कोशिश की गई और इससे उत्पादन बढ़ा। भूमि की मांग था मूल्य में बढ़ोतरी। यह उल्लेखनीय है कि एक और जहां बंजर व बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाकर जोत को बढ़ाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर भूमि की मांग तथा मूल्यों में बढ़ोतरी हो रही थी। इसका अर्थ यह था कि कृषि अब घाटे का व्यवसाय नहीं थी। बड़े बड़े फार्मों पर दिखा दिया गया था कि खेती में धन लगाकर मुनाफा कमाया जा सकता है। जनसंख्या में वृद्धि भी हुई थी। एक और जहाँ जनसंख्या के बढ़ने से कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी बाध्य किया, क्योंकि अब अधिक खाद्यान्नों की जरूरत थी और कृषि क्रांति से भोजन की मात्रा में एवं गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई। मांस, अंडे, दूध जैसी खाद्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ गया। सब्जियों का उत्पादन भी बढ़ा। आलू, पत्ता गोभी, गाजर जैसी फसलें बाजार में सस्ती उपलब्ध होने लगी और ये गरीबों के खाने का भी अंग बन गई। इससे खाद्यान्नों की उपलब्धता ने जनता के स्वास्थ्य पर अच्छा असर डाला। पौष्टिक व पर्याप्त भोजन, स्वास्थ्य में प्रगति, चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति, बाल मृत्यु दर में कमी, अकाल तथा प्लेग में कमी आदि के चलते 18वीं सदी में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि हुई। मवेशियों की संख्या में वृद्धि एवं नस्ल सुधार। खेती के विकास से, क्योंकि खेती के विकास में जहाँ गेहूँ, फिर शलगम, फिर जौ और फिर त्रिपति घास उगाई गई, तो इससे मवेशियों की संख्या बढ़ी। क्योंकि पहले सर्दी में पशुओं को मार देते थे, लेकिन अब पशुओं को मारने की ज़रूरत नहीं थी।
क्योंकि भेड़ उनको तरीपति घास और शलगम खिला करके उनको मोटा किया गया और अब उनकी संख्या बढ़ी थी। और बैकवेल के तरीके ने भी किसानों को अपनाया। भेड़ तथा बैलों की नस्लों में सुधार भी किया गया, जैसे जर्सी, आयरशर, गुअर नस्ल जैसी गायों की नस्ल का विकास हुआ। ग्राम समुदाय अथवा सामूहिक कृषि प्रणाली का अंत हुआ। कृषि क्रांति से पहले गांव की जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी। अब गांव की सामूहिक कृषि की बाड़बंदी कर दी गई और भूमि के छोटे किसान भूमि के मालिक अब नहीं रहे थे। अब सामूहिक कृषि नहीं रही थी। अब सामूहिक कृषि प्रणाली के स्थान पर व्यक्तिगत खेत प्रणाली का जन्म हुआ था। बाड़बंदी से गांव की साझी भूमि के चरागाह समाप्त हो गए थे। इंग्लैंड में छोटे किसानों की बेदखली। कृषि क्रांति के दौरान इंग्लैंड की बाड़बंदी से छोटे सामूहिक कृषि प्रणाली का अंत हुआ। वही छोटे किसानों तथा गरीबों के कष्टों में भी वृद्धि हुई। छोटे स्वतंत्र किसानों के पास खेत छोटे थे, उनकी आय इतनी कम थी कि वे अपने खेतों की बाड़बंदी नहीं कर सकते थे। साथ ही संसद द्वारा कई प्रकार के कानून बनाए गए। इससे भूमिपतियों को कृषि की बाड़बंदी के अधिकार मिल गए थे। आर्थर यंग ने भी स्वीकार किया कि 20 में से 19 बाड़बंदी कानूनों ने गरीबों को नुकसान पहुंचाया और वो भूमि से बेदखल कर दिए गए। अन्य यूरोपीय देशों में किसानों को लाभ। अन्य यूरोपीय जो देश थे, इंग्लैंड को छोड़कर, वहाँ किसानों को कृषि क्रांति से लाभ हुआ। फ्रांस, जर्मनी, इटली, हॉलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क आदि देशों में किसानों को सामंतों या सामंतीय करों से मुक्ति मिली। इसका अर्थ यह भी था कि जहाँ इंग्लैंड में बड़े भूमिपतियों ने कृषि में किसानों को भूमि से बेदखल किया, वहाँ इन देशों में किसानों ने जमींदारों को भूमि से बेदखल कर दिया। फ्रांस में क्रांति के दौरान भूमिपतियों पर आक्रमण किए गए। सामंती करों से मुक्त किसानों ने सरकारों के सहयोग से कृषि की वैज्ञानिक प्रणालियों को अपनाया। इससे उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और धीरे धीरे ज़्यादातर किसान संपन्न हो गए। कृषि में पूंजीवादी प्रणाली। प्रारंभ में इंग्लैंड में धनी व्यापारियों ने अपनी अतिरिक्त पूंजी जमीन खरीदने में लगाई। ये धनी व्यापारी भूमि से भी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे, अर्थात इनके लिए कृषि निर्वाह का साधन न रहकर मुनाफा करने का जरिया थी। इससे खेती में मुनाफे की प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार इंग्लैंड के बड़े बड़े भूमिपतियों ने बाड़बंदी बनाने की नीति को अपनाकर भूमि की चकबंदी कर ली थी, तब भूमि पर सामूहिक अधिकार प्राप्त कर लिए थे। इससे व्यक्तिगत खेती प्रणाली शुरू हुई और भूमिपतियों ने फार्मों की बाड़बंदी, नई मशीनें, औजार खरीदने आदि पर अत्यधिक धन खर्च किया और इससे कृषि अब पूंजीवादी कृषि में बदल गई थी। ये औद्योगिक क्रांति में योगदान। कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति को भी की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर इस प्रकार कहा जाए कि कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया तो कोई गलत नहीं होगा। कृषि क्रांति ने निम्नलिखित 4 प्रकार से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को प्रभावित किया। पहला, औद्योगिक क्रांति से शहरों में मजदूरों की संख्या बढ़ गई। उद्योगों को सस्ते मजदूर मिले। कृषि क्रांति से इंग्लैंड में गृह बाजार। कृषि क्रांति का विकास हुआ कि औद्योगिक क्रांति विकास की गति जारी रही। वस्तुतः खेती में आय की वृद्धि का अर्थ था लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि, जिसके कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन की खपत होती रही। यहाँ बताना उपयुक्त होगा कि विदेशी बाजार पर हमेशा निर्भरता कठिन तथा खतरे से भरी होती है। विशेष रूप से उस समय की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में यह बात सत्य थी। उस समय में सप्तवर्षीय युद्ध, अमेरिकन स्वतंत्रता युद्ध, फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन के युद्धों से स्थिति खतरनाक थी। फिर भी इन दिनों में इंग्लैंड के औद्योगिकरण में कमी नहीं आई। प्रारंभिक दौर में इंग्लैंड में आधुनिक उद्योगों को पूंजी का कुछ भाग बड़े भूमिपतियों से भी प्राप्त हुआ। भूमिपतियों को यह पूंजी भूमि के किराए से प्राप्त हुई, जिसमें उद्योगों में लगाया। जैसे भूमिपतियों में जैसे उदाहरण के लिए प्रारंभ में लोहा उद्योग में अधिकतर भूमिपति शामिल थे। इसी प्रकार स्थानीय मार्गों तथा नहरों के निर्माण में भी जमींदारों ने सहयोग दिया। कृषि क्रांति से छोटे किसान तथा गरीब लोगों को गांव छोड़कर शहरों में आना पड़ा। कृषि में बेरोजगारी तथा बाड़ेबंदी से कृषक मजदूर शहरों में आ गए, जहाँ पर उन्हें कारखानों में काम मिला। अर्थात कृषि क्रांति ने उद्योगों को आवश्यक मजदूर शक्ति प्रदान की। तो इस वीडियो में इतना ही। ये हमारा सिलेबस भी यहाँ पर पूरा होता है और ये चैप्टर भी पूरा होता है।
धन्यवाद।